Assalamualaikum everyone. Today our topic of discussion is cholelithiasis means gallstones. अब हमारे पास दो तरह के गॉलस्टोन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है 80%, और उसके बाद पिगमेंट स्टोन्स जो कि बनते हैं बिलीरुबिन से। अब हमें पता है कि बाइल में जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइल सॉल्ट्स, एसिड, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, बिलीरुबिन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कैसे बनेंगे कि किसी भी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है और बाइल सॉल्ट्स कम हो गए हैं या गॉल ब्लैडर का स्टेसिस हो गया है, यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गई है ना, जिसने कोलेस्ट्रॉल को आगे बाइल सॉल्ट और एसिड में कन्वर्ट करना होता है, वो जब कम हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, बाइल सॉल्ट कम हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल ने क्या करना होता है, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता है इतना बाइल में, तो ये जो है वो सुपर सैचुरेशन कर देता है बाइल की, जिसकी वजह से जो है ना स्टोन्स बन जाते हैं। और दूसरे जो बिलीरुबिन पिगमेंट स्टोन्स हैं वो बिलीरुबिन अगर किसी भी वजह से ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से बनेंगे। यहाँ तो क्रॉनिक हिमोलिसिस हो सकता है, यहाँ कोई बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो गई है, यहाँ गॉल ब्लैडर का स्टेसिस हो गया। अब बाइल में 99% तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही होती है, लेकिन 1% जो है ना वो इसमें अनकॉन्जुगेटेड भी होती है। तो उसका अगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा ना तो बाइल की जो है ना सुपर सैचुरेशन हो जाएगी विद कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो भी जो है उसमें प्रेजेंट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ जब ये बाइंड करेगा ना तो ये बना देगा कैल्शियम बिलीरुबिनेट, और उसमें जो है ना फिर पिगमेंट स्टोन्स, ये ब्लैक स्टोन्स बन जाएंगे। और अगर ये स्टोन्स ब्राउन होना, इसका मतलब होता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से ये स्टोन है। और इसके रिस्क फैक्टर्स में फीमेल, फैट, फर्टाइल, 40 और फेयर। उसके बाद इसकी कुछ रिलेटेड पैथोलॉजीज़ होती हैं। सबसे पहले बिलियरी कॉलिक, यानी कि स्टोन प्रेजेंट होगा बाइल डक्ट में या फिर बिलियरी ट्री में, गॉल ब्लैडर में जब स्टोन प्रेजेंट होगा। जब हम कोई फैटी फूड खाएंगे कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होगा, कंट्रैक्शन करवाएगा गॉल ब्लैडर की, स्टोन जो है वो सिस्टिक डक्ट में जाएगा, उसकी वजह से जो है वो पेन होगी पेशेंट को, उसे हम कहते हैं बिलियरी कॉलिक। कोलिडोकोलिथियासिस मीन्स गॉलस्टोन प्रेजेंट होगा कॉमन बाइल डक्ट में, और इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज और डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल रेज्ड होगा। उसके बाद कोलिसिस्टाइटिस में एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी गॉल ब्लैडर की। कैलकुलस भी हो सकता है, कैलकुलस भी, कैलकुलस ज़्यादा कॉमन है, इसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन की वजह से जो है वो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन और उसकी वॉल की थिकनिंग हो जाएगी। और एक कैलकुलस में कोई और रीज़न की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है या गॉल ब्लैडर स्टेसिस, या जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं जो टीपीएन पे होते हैं, उनमें वो कुछ खा ही नहीं रहे, तो जिस वजह से जो है वो गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट ही नहीं होगा, और उसकी वजह से जो है वो स्टोन्स बन जाएंगे और फिर कोलिलिथियासिस हो जाएगा। उसके बाद मर्फी साइन क्या होता है कि जब हम पेशेंट की पाल्पेशन करते हैं ना राइट अपर क्वाड्रेंट में, हम पेशेंट को कहते हैं लंबा सांस ले, तो जब उसकी इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर हमारे हाथ के साथ आके टच करेगा ना तो पेशेंट को पेन होगी और वो फिर जो अपना सांस रोक लेगा, उसे हम कहते हैं मर्फी साइन। उसकी और इसके अलावा इसमें राइट शोल्डर में भी पेन हो सकती है ड्यू टू फ्रेनिक नर्व इरिटेशन। डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं। गॉलस्टोन आइलियस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के बाद जो है परफोरेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से फिस्टुला बन जाता है गॉल ब्लैडर और जीआईटी ट्रैक के दरमियान। तो स्टोन जब जीआईटी में जाएगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे कॉज करेगा, और बाइल ट्रैक में जो है ना वो नीमोबिलिया कॉज करेगा। तो इसमें जो ट्राइड होता है उसको हम कहते हैं रेगुलर ट्राइड, यानी रेडियोलॉजिकल हमें फाइंडिंग मिलेगी नीमोबिलिया की, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और गॉल स्टोन की। उसके बाद पोर्सिंग गॉल ब्लैडर क्या होता है कि क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की वजह से गॉल ब्लैडर की कैल्सिफिकेशन हो जाती है, और इसकी ट्रीटमेंट में हम प्रोफाइलेक्टिक कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क होता है गॉल ब्लैडर कैंसर का। उसके बाद एक्यूट कोलेंजाइटिस में क्या होता है कि बिलियरी ट्री का इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और इसमें भी बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है, इसे हम असेंडिंग कोलेंजाइटिस भी कह देते हैं, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम का। इसमें हमारे पास अब दो चीज़ें हैं,
पेशेंट प्रेजेंट करेगा जॉन्डिस फीवर और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, जिसे हम कहेंगे चारकोट-राइड। और अगर इसके साथ ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस या शॉक के साथ भी प्रेजेंट करे तो हम उसे कह देंगे रेनॉल्ड्स पेंटॉड। उसके बाद नेक्स्ट है कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है बाइल डक्ट का। और सबसे कॉमन इसकी लोकेशन होती है जहाँ पे राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आके मिलती हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, और इसके अलावा इसमें लिवर फ्लू का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये लेट प्रेजेंट करता है और इमेजिंग पे हमें जो है ना बिलियरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। उसके बाद पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगी। पैंक्रियाज की एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में पैंक्रियाज अपनी ही ऑटो डाइजेशन जो है वो शुरू कर देता है। और उसके जो कॉजेज़ हैं सबसे इम्पोर्टेंट गॉल स्टोन और इथेनॉल है, और इसको हम आई गेट स्मैश्ड से याद करते हैं। आइडियोपैथिक गॉल स्टोन, इथेनॉल ट्रॉमा, स्टीरॉइड्स, मम्स, ऑटो इम्यून, स्कॉर्पियन स्टिंग, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ईआरसीपी और ड्रग्स। और हमें इसके डायग्नोसिस पे क्या मिलेगा, एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन होगी जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी। इसके अलावा सीरम माइलेज और लाइपेज का लेवल रेज्ड होगा जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। कॉम्प्लिकेशंस में सूडोसिस्ट बन सकती है, यहाँ पे हेमरेज और नेक्रोसिस हो सकता है। क्रॉनिक में क्या होगा, जब रिपीटेड अटैक्स होंगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के, इसकी वजह से रिवर्सिबल चेंजेस आना लग जाएंगी, फाइब्रोसिस, एट्रोफी और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। और इसके जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हैं अल्कोहल और सिस्टिक फाइब्रोसिस। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में पैंक्रियाटिक इंसफिशेंसी और सूडोसिस्ट हो सकती हैं। पैंक्रियाटिक इंसफिशेंसी तब होती है जब लेस दैन 10% रह जाता है पैंक्रियाज का फंक्शन, और इसमें हमें स्टीटोरिया और माल एब्जॉर्प्शन होगी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है। इसमें माइलेज और लाइपेज का लेवल रेज्ड हो सकता है, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता। उसके बाद पैंक्रियाटिक एडीनोकार्सिनोमा, ये बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर होता है पैंक्रियाटिक डक्ट्स का। इसमें क्या होता है कि ये लेट प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, लाइक सिर्फ 1 ईयर। और ये ज़्यादातर जो है ना पैंक्रियाज के हेड पर कॉमन होते हैं, और इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ। इसका जो ट्यूमर मार्कर है जो हमने याद करना है CA19-9, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये और चीज़ों में भी इंक्रीज़ हो सकता है जैसे कि कोलेंजियोकार्सिनोमा में। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स का टोबैको स्मोकिंग है, इसके अलावा क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, डायबिटीज़ मोर देन 50 ईयर्स। पेशेंट प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन गोइंग टू द बैक, वेट लॉस। और इसमें दो इम्पोर्टेंट साइन है, एक कोवर्सिव साइन है जिसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और उसकी गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है ना, तो इट विल बी अनलाइकली ड्यू टू गॉल स्टोन, मतलब कि वो कैंसर की वजह से होगा। और दूसरा ट्रोसियो साइन जो है सिंड्रोम जो है, उसमें क्या होता है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी जब हम उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को टच करेंगे ना तो पेशेंट को पेन फील होगी। उसके बाद फार्माकोलॉजी आ जाती है जिसमें एसिड सप्रेशन थेरेपी है। इसमें ये पेराइटल सेल दिखाया हुआ है जिस पे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं और जो एसिड की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इस पर जो है वो डिफरेंट मेडिसिन्स जो हैं वो एक्ट करती हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये H2 ब्लॉकर जो है ना, ये हिस्टामिन और H2 रिसेप्टर को जो है यानी इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और हाइड्रोजन की जो है ना वो सिक्रीशन को कम करते हैं। इस वजह से हम इसे गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं सिमेटिडिन, रेनेटिडिन और फेमोटिडिन। और इसमें क्या होता है, एक हमने सिमेटिडिन का याद रखना है कि ये जो है ना वो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, जिसकी वजह से इसके ड्रग रिएक्शंस होते हैं। ये एंटी एंड्रोजेनिक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये क्रेटिनिन की क्लियरेंस भी कम करवाता है। उसके बाद फिर जो और ये जो है ना रिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है। और इसके बाद जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, ये इरिवर्सिबली हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को इनहिबिट करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स की मेम्ब्रेन पर होता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसको भी हम गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं। स्पाइलोराई के रिजीम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है
इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें सी डिफिसाइल इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, B12 माल एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, जिससे फ्रैक्चर होने के रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद एंटासिड्स ने क्या करना होता है, इन्होंने जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर देना होता है एसिड को। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट याद करना होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो करवाता है कॉन्स्टिपेशन, इसी से याद करना है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये करवाता है डायरिया, MD। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इससे होता है हाइपर कैल्सीमिया। बिस्मथ और सुक्रालफेट है, ये जो है ना बे अल्सर की बेस पे जाके बाइंड कर जाते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एसिड एंड पेप्सिन। और ये एसिड इन्वायरमेंट इनको चाहिए होती है काम करने के लिए, इस वजह से हम इनको जो है ना प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर H2 ब्लॉकर के साथ नहीं देते। उसके बाद मीज़ोप्रोस्टोल जो है ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का जो है एनालॉग है, जो कि इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। उसके अलावा जो है इसको हम एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं और इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। इसके अलावा ये एबॉर्टिफिसेंट होता है, इसलिए इसे चाइल्ड बेयरिंग पेशेंट्स में जो है वो हम नहीं देते। उसके बाद ऑक्ट्रेटाइड, ये जो है ना हम एक्यूट वेरिसियल ब्लीड में यूज़ करते हैं, सेंडोस्टेटिन के नाम से होता है ये, क्योंकि ये जो है ना सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है, जिसने सबकी ही इनहिबिशन करवानी होती है। तो ये ब्लड फ्लो कम करवा के वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, लेकिन इसकी वजह से ना कोलेस्टियासिस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये CCK की भी इनहिबिशन करवा देता है। जो सल्फासालाज़िन है इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो सल्फापायरिडीन है ये एंटीबैक्टीरियल होता है और 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। उसके बाद लोप्रामाइड और डायफेनॉक्सिलेट डायरिया में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये म्यू ओपियाइड रिसेप्टर होता है और ये गट की मोटिलिटी को कम कर देता है। उसके बाद एंटीमेटिक्स हैं। अब इसमें सबसे पहले ओंडेंसेट्रोन है, जो कि थेरेपी के बाद नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये 5-HT3 यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ये MCQ में भी आता होता है। उसके और इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करवाता है। उसके बाद मीटोक्लोप्रामाइड जो है ये भी नोज़िया वॉमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये D2 यानी डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब इसको जो है ना इसमें ये MCQ आता होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, जिसमें परसिस्टेंट GERD होता है, उनमें हम यूज़ करते हैं इसको गैस्ट्रोपरेसिस में, क्योंकि ये जो है ना गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ज़्यादा करता है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को जो है वो ज़्यादा करता है। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करता है। उसके बाद एप्रेपी टेंट जो है ये जो हम कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया और वॉमिटिंग में यूज़ करते हैं, ये न्यूरोकाइनिन के एक्शन को जो ब्लॉक करता है। और उसके बाद ओर्लिस्टेट हम वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक लाइपेज को जो है इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से डाइटरी फैट की ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फैट सोल्युबल विटामिन्स की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और साथ स्टीटोरिया होता है। उसके बाद कुछ एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के लैक्सेटिव्स हैं। सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग है, जिसमें मिथाइल सेलुलोज और इस्बगोल आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, स्टूल का बल्क ज़्यादा कर देते हैं बाय रिटेनिंग वाटर और पेरिस्टालसिस को प्रमोट करेंगे। जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव हैं, जिनमें लैक्टुलोज आ जाता है, ये क्या करता है, ये वाटर को ड्रॉ करता है इनटू दी फ्रॉम द बॉडी इनटू द बाउल, ताकि जो है वो स्टूल सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा हम इसको हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टिमुलेंट जो लैक्सेटिव हैं, ये गट के मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। एमोलिएंट लैक्सेटिव क्या करते हैं कि लिक्विड को मिक्स कर देते हैं स्टूल में, जिससे हार्ड पीसेस नहीं बनते। ल्यूबिप्रोस्टोन क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड सिक्रीशन होती है ल्यूमन में। गुआनिलेट साइक्लेस एगोनिस्ट ये साइक्लिक GMP को एक्टिवेट करते हैं, इसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रेशन होती है। सेरोटोनिन एनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं वो एंटाइक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके पेरिस्टालसिस करवा देते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इनहिबिटर्स जो है ना वो इनहिबिट कर देंगे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को। सोडियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो जाएगी लेमन में। और इन सब के एडवर्स इफेक्ट में जो है ना वो डायरिया और एब्डोमिनल पेन हो सकती है। थैंक यू।